कल्पना कीजिए, एक ऐसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग चल रही है जहां हाल ही के तिमाही के नतीजे घोषित हुए हैं और जो शुद्ध मुनाफा है उसमें 43% का भारी उछाल आया है। हर तरफ एकदम जश्न का माहौल है। हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए। कागज पर तो ये आंकड़े बहुत ही शानदार दिखते हैं, है ना? लेकिन सोचिए कि उसी कंपनी के बेसमेंट में जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बैठा है, वहाँ एक अलग ही तरह का तनाव चल रहा है। कैश की कमी का तनाव। बिल्कुल। वो लोग इस बात से परेशान हैं कि अगले महीने जो कच्चे माल का सप्लायर है, उसका बिल चुकाने के लिए नकद पैसा कहाँ से आएगा। मतलब कागज पर दिखने वाला वो जो चमकता हुआ मुनाफा है, वो बैंक खाते की सच्चाई से बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा है। और फाइनेंस की दुनिया में देखिए, इसे किसी भी बिजनेस का सबसे खतरनाक मोड़ माना जाता है। मुनाफे का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके पास असल में खर्च करने के लिए पैसा है। सही बात है। जब कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखाती है, लेकिन लिक्विडिटी यानी नकदी की कमी से जूझने लगती है, तो ये किसी भी सतर्क निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो चलिए आज इसे ही विस्तार से समझते हैं। इस गहन चर्चा के केंद्र में आज आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैं। हमारे पास उनके हाल ही Q4 FY26 की अर्निंग कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और स्क्रीनर के वित्तीय आंकड़ों का पूरा जत्था है। और आज का हमारा मिशन भी बहुत साफ है। हाँ, आज हम इन आंकड़ों को एक खास नजरिया अपनाकर डिकोड करेंगे। हम एक कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर यानी एक बहुत ही रूढ़िवादी और लंबी अवधि के निवेशक की मानसिकता के साथ इसे देखेंगे। मतलब एक ऐसा निवेशक जो सिर्फ हेडलाइंस में छपे मुनाफे से इम्प्रेस नहीं होता। एग्जैक्टली। वो ये देखता है कि क्या ये विकास स्थिर है और सबसे बड़ा सवाल, क्या बुरे वक्त का सामना करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है या नहीं। ये अप्रोच आज के मार्केट में बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, लंबी अवधि के जो निवेशक होते हैं ना, वो किसी एक तिमाही के नंबर पर डाउन नहीं लगाते। वो ये परखते हैं कि क्या कंपनी का जो बुनियादी ढांचा है, उनका कैपिटल एलोकेशन और सप्लाई चेन, वो किसी भी ग्लोबल झटके को सहने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि आरती इंडस्ट्रीज असल में करती क्या है। अगर इनकी प्रोडक्ट वैल्यू चेन को हम देखें तो ये मेनली स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं। हाँ, और इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। सही कहा। ये नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन और फेनिलीन डायामाइन जैसे कॉम्प्लेक्स केमिकल्स बनाते हैं। अब सुनने में ये सिर्फ भारी भरकम साइंटिफिक नाम लगते हैं, लेकिन असल जीवन में ये बहुत ही क्रिटिकल है। हाँ, ये केमिकल्स उन एग्रोकेमिकल्स का बेस हैं जो हमारी फसलों को कीड़ों से बचाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाओं में कच्चे माल की तरह यूज होते हैं और एनर्जी सेक्टर में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। और इस बिजनेस मॉडल की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यही है, ये किसी एक इंडस्ट्री पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। डाइवर्सिफाइड। बिल्कुल। इनके प्रोडक्ट पूरी दुनिया के कई अलग अलग सेक्टर्स की सप्लाई चेन के बीचों बीच बैठे हैं। तो अगर फार्मा में स्लो डाउन आता है तो एग्रो उसे बैलेंस कर सकता है। और शायद इसी बैलेंस का नतीजा हमें उनके हालिया Q4 के आंकड़ों में दिखा। मैंने देखा कि रेवेन्यू में 9% की बढ़त हुई है, लेकिन असली जादू उसके बाद शुरू होता है। उनका EBITI यानी ब्याज और टैक्स चुकाने से पहले की कमाई, उसमें 30% का सीधा उछाल आया है और PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 43% बढ़ गया है। ये जो गैप है ना, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के बीच, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक और डेटा पॉइंट, MMA यानी मिथाइल मेथाक्रिलेट की एनर्जी वॉल्यूम में 98% का जंप दिखा है। तो यहाँ जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उसे समझना जरूरी है। जब आपकी बिक्री सिर्फ 9% बढ़े लेकिन मुनाफा 43% बढ़ जाए, तो ये कोई हवा में नहीं होता। इसे हम फाइनेंस में ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। एग्जैक्टली। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता है, आपकी प्रति यूनिट लागत कम होती जाती है। आरती इंडस्ट्रीज ने इंटरनल प्रोसेस को सुधारा है, डिजिटल एनालिटिक्स और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन के जरिए खर्चे घटाए हैं, जिसका सीधा असर उनके मार्जिन्स पर दिख रहा है। हाँ, और इसी वजह से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अब 14 से 16% के बीच स्टेबल हो रहा है। ये तो हो गई कोर बिजनेस के प्रॉफिट की बात। लेकिन इसी बीच मैंने एक और डेवलपमेंट नोटिस किया जो मुझे एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के एंगल से बहुत अहम लगता है। आरती कॉर्पोरेट सर्विसेज ने शांति इंटरमीडिएट्स नाम की एक यूनिट में अपनी 100% हिस्सेदारी बेच दी है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मूव था। और दिलचस्प बात यह है कि डील सिर्फ करीब 1.5 करोड़ रुपए की थी। अब सोचिए, एक 17,000 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए 1.5 करोड़ का डाइवर्समेंट, ये तो फाइनेंशियली कोई खास मायने नहीं रखता है ना। देखने में तो ये अमाउंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत गहरी है।
मैं इसे एक एनालॉजी से समझाती हूँ। बताइए। मान लीजिए कोई माली एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ की छटाई कर रहा है। वो क्या करता है, वो उन छोटी और कमजोर टहनियों को काट देता है जो फल नहीं दे रही हैं, ताकि पेड़ की पूरी एनर्जी मेन ब्रांचेस में जाए। बिल्कुल। शांति इंटरमीडिएट्स को बेचना स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी का एक क्लासिक उदाहरण है। वो अपने कैपिटल एलोकेशन को सुधार रहे हैं। मतलब वे अपना ध्यान भटकाने वाली उन छोटी मोटी चीजों को रास्ते से हटा रहे हैं जो कोर वैल्यू ऐड नहीं कर रही हैं। सही पकड़ा आपने। एक लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर हमेशा यही देखता है कि मैनेजमेंट का फोकस कहाँ है। जब कंपनी ऐसे नॉन कोर ऑपरेशन से बाहर निकलती है तो उनका सारा फोकस मैन पावर और पैसा उन मुख्य केमिकल सेगमेंट्स पर लग पाता है जहां उन्हें सबसे ज्यादा ग्रोथ मिल रही है। तो इससे उनका ओवरऑल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फोकस काफी इंप्रूव होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर कितने फोकस्ड हैं। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि कंपनी एकदम सही ट्रैक पर है। मार्जिन बढ़ रहे हैं, बेकार एसेट्स बेचे जा रहे हैं, मुनाफा आसमान पर है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अगर मुनाफा इतना ही शानदार है तो बैंक खाते में वो कैश क्यों नहीं दिख रहा? और यहीं पर तस्वीर का दूसरा रुख सामने आता है। हाँ, जब मैंने वर्किंग कैपिटल के आंकड़ों में डीप डाइव किया, मेरा मतलब है जब मैंने वर्किंग कैपिटल का गहराई से विश्लेषण किया, तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले ट्रेंड्स दिखे। आपने डेब्टर्स डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर देखा होगा। एग्जैक्टली। डेटर डेज यानी ग्राहकों से उधार वसूले जाने वाले दिन, वो 50.1 दिन से बढ़कर मार्च 2026 तक करीब 62 दिन हो गए हैं और इन्वेंट्री डेज 118 दिन के ऊंचे स्तर पर हैं। ये एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी रिस्क है। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूं तो ये वैसा ही है जैसे मुनाफे की पानी की टंकी तो पूरी भरी है, लेकिन जो पाइप्स बैंक खाते तक आते हैं उनमें पानी जम गया है। बहुत सही एनालॉजी है। आप मॉल बेच रहे हैं, बिल जनरेट हो रहे हैं, लेकिन नकद पैसा फंसा हुआ है। ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे की वजह कंपनी की चारदीवारी के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया के महासागरों में है। महासागरों में? हाँ, आरती इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अब अगर हम लॉजिस्टिक्स को समझें तो जब कंपनी मिडिल ईस्ट में कोई शिपमेंट भेजती है तो 7 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन जब वही माल अमेरिका या यूरोप जाता है तो उसे पहुंचने में हफ्तों लग जाते होंगे। हफ्तों नहीं, 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है रेड सी यानी लाल सागर का संकट। ओह, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। बिल्कुल। स्वेज नहर वाला रास्ता अब सुरक्षित नहीं रहा, इसलिए मालवाहक जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। तो मतलब माल रास्ते में ज्यादा दिन तक फंसा लेता है। हाँ, और जब माल ग्राहक तक देरी से पहुंचेगा तो जाहिर है वो पेमेंट भी देरी से ही करेगा। तो बढ़ते इन्वेंट्री और डेटर डेज का असली कारण ये है कि करोड़ों रुपए का माल और उससे जुड़ा पैसा असल में समुद्र में जहाजों कर हफ्तों तक तैर रहा है। और सिर्फ समय ही नहीं, इस लंबे रूट की वजह से फ्रेट कॉस्ट यानी माल ढुलाई और इंश्योरेंस का खर्च भी बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सीधा सीधा फ्यूचर कॉर्पोरेट लिक्विडिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल है। जब नकदी समय पर नहीं आती तो आपका डेली ऑपरेशंस बुरी तरह प्रभावित होता है। और ये बात कैश फ्लो स्टेटमेंट में साफ नजर आ रही है। मैंने जो हिस्टोरिकल डेटा देखा, मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 1242 करोड़ रुपए से गिरकर सिर्फ 775 करोड़ रुपए रह गया है। एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। और फ्री कैश फ्लो की बात करें, यानी सब खर्चा और कैपेक्स निकालने के बाद जो पैसा बचता है, वो तो नेगेटिव 346 करोड़ हो गया है। एक रूढ़िवादी निवेशक के लिए नेगेटिव फ्री कैश फ्लो तो खतरे की सबसे बड़ी घंटी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर ऑपरेशन से पैसा नहीं आ रहा है लेकिन आपको अपनी फैक्ट्रियां भी चलानी है, कच्चे माल का पैसा भी देना है और कैपेसिटी भी बढ़ानी है, तो ये पैसा आएगा कहां से? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो रिजर्व्स यूज करो या फिर बाहर से कर्ज लो। और आरती इंडस्ट्रीज के केस में उन्होंने कर्ज का रास्ता चुना है। हाँ, उनके नेट डेट के आंकड़े तो यही कहानी कहते हैं। नेट डेट बढ़कर करीब 4,300 करोड़ रुपए हो गया और कुल उधारी 4,966 करोड़ को पार कर गई है। उनका नेट डेट टू ईबिटा रेशियो अभी 3.6 गुना पर है, जो कि काफी हाई है। मैनेजमेंट का टारगेट इसे 2.5x पर लाने का है, लेकिन आज के इंटरेस्ट रेट वाले माहौल में 3.6 का मतलब है कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। और इस कर्ज के साथ एक और चीज जुड़ी है जिसने मुझे हैरान कर दिया, फॉरेक्स लॉस। मैंने रिपोर्ट में देखा कि बिना हेज किए गए विदेशी कर्ज पर 39 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
हाँ, अनहेज्ड डेट बहुत रिस्की होता है। मैं यही समझना चाह रहा था कि कंपनी ने कोई मशीन नहीं तोड़ी, कोई प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ, फिर भी 39 करोड़ डूब कैसे गए? ये सीधा सीधा एक्सचेंज रेट का गेम है। मान लीजिए आपने डॉलर में कर्ज लिया, ये सोचकर कि रुपए की वैल्यू स्टेबल रहेगी, लेकिन अगर रुपया कमजोर हो गया तो उसी कर्ज को चुकाने के लिए आपको अपनी जेब से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। ओह, तो अगर उन्होंने प्रॉपर हेजिंग की होती, एक तरह का फाइनेंशियल इंश्योरेंस लिया होता, तो ये नुकसान नहीं होता। एग्जैक्टली। अनहेज्ड होने की वजह से करेंसी वॉलेटिलिटी का सीधा असर उनकी लिक्विडिटी पर पड़ा। तो एक तरफ माल समुद्र में फंसा है, कैश फ्लो घट रहा है, ऊपर से कर्ज और फॉरेक्स का नुकसान। इन सब से निपटने के लिए कंपनी कर क्या रही है? वो वही कर रहे हैं जो अक्सर लिक्विडिटी क्रंच में कंपनियां करती हैं। वो अपने सप्लायर्स का पैसा रोक रहे हैं। हाँ, डेज पेबल का डेटा, ये आंकड़ा बढ़कर 126 दिन हो गया है। मतलब कंपनी कच्चे माल का पैसा 4 महीने से ज्यादा समय तक रोककर बैठी है। और ये शॉर्ट टर्म में तो आपको राहत दे सकता है, आपको लगेगा कि चलो नकदी बच गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा क्यों? मतलब पैसा रोक कर रखना तो बिजनेस में आम बात है ना? आम बात है, लेकिन 126 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप सप्लायर्स को 4 महीने तक पेमेंट नहीं करते तो रिश्ते खराब होते हैं। सप्लायर्स भी स्मार्ट होते हैं, वो फिर आपको अर्ली पेमेंट डिस्काउंट देना बंद कर देते हैं। और शायद अगली बार वो अपना माल महंगे दाम पर दें। बिल्कुल, वो अपना रिस्क प्राइस में जोड़ देंगे, जिसका सीधा असर कंपनी के फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। ये तो एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है। अब अगर हम इन्हीं लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल के इश्यूज को ध्यान में रखते हुए आरती इंडस्ट्रीज की तुलना उनके पीयर्स से करें, मेरा मतलब है इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों से करें, तो क्या तस्वीर बनती है? आपको रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई देखना चाहिए। मैंने देखा आरती का मौजूदा आरओई सिर्फ 7.13% है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत नीचे है। इनका खुद का 5 से 10 साल का एवरेज करीब 14% रहा है। और अगर हम बाकियों को देखें, पिडिलाइट का आरओई करीब 30.97% है, नवीन फ्लोरीन का 21.37% है। तो 7.13 का आरओई तो शेयर धारकों के लिए वैल्यू क्रिएट करने की बजाय धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा है। और इसी से जुड़ा है मेरा अगला पॉइंट, डिविडेंड्स। कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ? एक स्टेबल इनकम सोर्स, लेकिन जब फी कैश फ्लो नेगेटिव हो, कर्ज बढ़ रहा हो और आपको ब्याज चुकाना हो, तो लंबी अवधि में डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और वैसे भी इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो सिर्फ 9% के आसपास है। तो अगर नकदी नहीं है तो वो डिविडेंड कहां से बांटेंगे? सही बात है। अब देखिए, इन सारे फाइनेंशियल चुनौतियों और लिक्विडिटी रिस्क के बावजूद शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट करते हैं। आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शिफ्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं डेटा देख रहा था। प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी लगातार घटा रहे हैं। 2017 में वो करीब 53.78% पर थे, जो मार्च 2026 में घटकर 42.09% रह गई है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs वो भी एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स के बीच हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यानी DIIs, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 12% से बढ़ाकर उन्होंने 20.12% कर लिया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक है ना? मतलब जब लिक्विडिटी का इतना दबाव है, प्रमोटर्स खुद सतर्क हैं, तो ये म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां यहाँ किस चीज पर दांव लगा रही हैं? देखिए, ये मार्केट के दो बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट माइंडसेट्स का टकराव है। FIIs जो होते हैं वो आमतौर पर लिक्विडिटी, फॉरेक्स लॉस और शॉर्ट टर्म रिस्क से जल्दी घबरा जाते हैं। तो रेड सी का क्राइसिस उनके लिए एग्जिट सिग्नल बन गया। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ DIIs जो हैं वो 5 से 10 साल के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पर डाउन लगाते हैं। मतलब वो आज के बढ़ते डेब्टर डेज को इग्नोर करके कल की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो ये देख रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन को लेके कितनी अग्रेसिव है। उन्होंने अपनी MMA की कैपेसिटी 200 से बढ़ाकर 290 KTPA कर ली है। KTPA यानी किलोटन प्रति वर्ष। हाँ, और उनका टारगेट इसे 360 तक ले जाने का है। DIIs को लगता है कि आज का ये भारी कर्ज और कैपेक्स जब पूरी तरह से ऑनलाइन आ जाएगा तो एक बहुत बड़ा और स्टेबल रेवेन्यू बेस तैयार करेगा। तो वो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क को सहने के लिए तैयार हैं लॉन्ग टर्म कैपेसिटी के लिए। हाँ, ये उनका लॉन्ग टर्म मार्केट कॉन्फिडेंस दिखाता है। लेकिन क्या ये एक्सपेंशन इतना आसान है? अगर हम उनके जोन 4 प्रोजेक्ट की बात करें, जिसमें 1800 करोड़ रुपए का कैपेक्स लगा है
वो प्रोजेक्ट अपने तय समय से 3 से 4 महीने पीछे चल रहा है। और इसे हम कहते हैं एग्जीक्यूशन रिस्क। इसका कारण है, अब अगर मैं इसे एक रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से देखूं, तो 4 महीने की देरी का मतलब है कि जो रेवेन्यू आ जाना था वो 4 महीने आगे खिसक गया। और उस 1,800 करोड़ के कर्ज पर 4 महीने का एक्स्ट्रा ब्याज भी तो देना पड़ेगा बिना किसी इनकम के। तो ये देरी फिर से उसी नेगेटिव कैश फ्लो की प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। बिल्कुल। इसलिए एक रिटेल इन्वेस्टर को सिर्फ DIIs के बाइंग देखकर खुश नहीं होना चाहिए, उन्हें इन एग्जीक्यूशन रिस्क और लिक्विडिटी के दबाव को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। तो अगर हम आरती इंडस्ट्रीज के इस पूरे डिटेल एनालिसिस को समेटें, तो एक लंबी अवधि के रूढ़िवादी निवेशक के सामने क्या तस्वीर उभरती है? मेरे हिसाब से ये कंपनी इस वक्त एक दोराहे पर खड़ी है। हाँ, दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक विजन है, जहां लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, शांति इंटरमीडिएट जैसे नॉन कोर एसेट्स को बेचकर फोकस सुधारा जा रहा है और कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। और यही विजन DIIs को अट्रैक्ट कर रहा है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही हार्ड ग्राउंड रियलिटी है, जहां वर्किंग कैपिटल का चक्रव्यूह है, फ्री कैश फ्लो माइनस में है, 4,300 करोड़ का कर्ज है और करोड़ों का कैश समंदर में जहाजों पर फंसा हुआ है। और एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए यही सबसे बड़ा टेक अवे है। सिर्फ शानदार प्रॉफिट मार्जिन या अच्छे विजन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। उस विजन को जब जमीन पर उतारा जाता है, तो जो लिक्विडिटी और ऑपरेशनल रिस्क आते हैं, उनका इवैल्यूएशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक नया नजरिया छोड़ें। श्योर। दशकों से हम किसी भी केमिकल या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इस बेसिस पर जज करते आए हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसा है या उनकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है। लेकिन आज के इस डेटा को देखकर मुझे लगता है कि फ्यूचर में किसी भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सक्सेस सिर्फ उसकी फैक्ट्री के अंदर के काम से तय नहीं होगी। तो फिर किस चीज से होगी? उसकी असली ताकत इस बात से तय होगी कि वो दुनिया भर के समुद्री रास्तों और जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल के बीच अपने लॉजिस्टिक्स और कर्ज को कितने बेहतरीन ढंग से मैनेज कर सकती है। क्या बात है! क्या ये ग्लोबल सप्लाई चेन और समुद्री रास्ते ही अब किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट की सबसे बड़ी और खतरनाक अदृश्य चुनौती बन गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी बैलेंस शीट को पढ़ने से पहले पूछा जाना चाहिए। बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे कागज पर छपने वाला मुनाफा हमेशा बैंक खाते की सच्चाई नहीं बताता। आज साफ हो गया है कि उस मुनाफे और कैश के बीच मीलों लंबे समुद्री रास्ते, बढ़ता कर्ज और सप्लाई चेन की गहरी उलझनें खड़ी हैं। बिल्कुल। इन सब को समझे बिना लंबी अवधि के निवेश का कोई भी फैसला अधूरा ही रहेगा। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।